फ्रेश पेज पर आज आप नई हेडिंग डालना, अकाउंटिंग, और डैश डाल के जर्नल एंट्रीज। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कैलकुलेशन वाले, है ना। अब हमको कैश प्राइस पता है क्या होता है, अब हमको हायर परचेज प्राइस पता है क्या होता है, और इंटरेस्ट हमको पता है कि क्या होता है। लेकिन अल्टीमेट काम तो हमारा ये है कि हमको मुंशीगिरी कैसे करनी है, यानी कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो वो आज हमारा पूरा फोकस एरिया रहने वाला है। तो इस हेडिंग के नीचे आप पहले बक्से में लिखना, पहला मतलब सेंटर में एक बक्सा बना के लिखना, बुक्स ऑफ हायर परचेजर। पहले हम फोकस करेंगे जो खरीदार होता है, जिसने एसेट खरीदा है हायर परचेज पे, जिसने टीवी खरीदा है हायर परचेज पे, पहले हम उसकी किताबों पर फोकस करेंगे। तो बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो किताबें मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, तो पेज को हाफ कर लेते हैं। किताबें मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, जिसके दो तरीकों से हम किताबें मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला लिख लेते हैं, पहले लेफ्ट वाली साइड में। पहले मेथड का नाम होता है कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड। और दूसरे मेथड का नाम होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो दो तरह से बेसिकली अकाउंटिंग हो सकती है, दोनों ऑल्टरनेटिव्स ठीक होते हैं। क्वेश्चन तो एग्जाम में हमें बता ही देगा कि हमें किस मेथड से करना है, और हम दोनों समझ लेंगे कि दोनों का क्या है मेन कहानी। तो पहले हम फोकस कर रहे हैं हायर परचेजर की बुक्स में। तो पेज को हाफ करके दो पार्ट्स उसमें बना लिए। पहला हो गया कैश प्राइस मेथड और दूसरा हो गया इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। तो पहले 10 मिनट तक हम लिखते रहेंगे, उस समय हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा, फिर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो कैश प्राइस मेथड में लिखना है पॉइंट नंबर 1, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और इसमें हमको लिखना है कैश प्राइस। सेकंड पॉइंट, फॉर डाउन पेमेंट, फॉर डाउन पेमेंट। इसकी एंट्री लिखनी है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद नंबर 3, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसकी एंट्री लिखनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। उसके बाद एंट्री नंबर 4, when installment is paid, when installment is paid, तो इसकी एंट्री लिखनी है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद नंबर 5, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन एसेट। इसकी एंट्री लिखनी है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर इसके बाद नंबर 6, at year end,
एट ईयर एंड। इसकी एंट्री लिखनी है P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और 7वीं एंट्री लिखनी है 7th फॉर गुड्स रीपोजेस्ड हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसके ब्रैकेट में लिख लेना एग्रीड वैल्यू, फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरे मेथड में आ जाते हैं जी, यानी कि राइट साइड पर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में पॉइंट नंबर 1, एट द टाइम ऑफ परचेज, तो इसकी एंट्री लिखनी है एसेट अकाउंट डेबिट, इसमें लिखना है कैश प्राइस, उसके नीचे HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसमें लिखना है टोटल इंटरेस्ट टू हायर वेंडर अकाउंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फॉर डाउन पेमेंट, तो इसकी एंट्री लिखनी है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद नंबर 3, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसकी एंट्री लिखनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और उसके बाद 4th ऐसा लिख लो सेम, 5, सेम, 6, सेम, 7, सेम। तो ये हो गया मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो हमने लिख लिया। समझ में अभी हमें कुछ आया नहीं वैसे तो, लेकिन फिलहाल लिख लेते हैं। चलो, तो अब आप बस कुछ इसके नीचे लिखना मत, आपका कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, आप चाहे लाइन भी लगा सकते हो। अब मैं आपको 15-20 मिनट हमें लगेंगे कुछ समझने में, तो वो सिर्फ आप ध्यान से समझते रहना, एनालाइज करते रहना, लिखना नहीं है। तो सारी बातों को समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूं और इससे हमारा पुराना भी रिवाइज हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये व्यक्ति जो है, ये इसका नाम है राजू, ये एक टीवी खरीद के लेकर आया और इसने टीवी किसी दूसरे आदमी से खरीदा होगा जिसका नाम मान लेते हैं मोनू। तो हायर परचेज की भाषा में मोनू को कहते हैं HP वेंडर, वेंडर का मतलब है जो सामान बेच रहा है या सेलर है, और राजू को कह देते हैं HP बायर या परचेजर, कुछ भी जो सामान खरीद रहे। तो अब राजू से पूछा कि भाई क्या ये तुम टीवी आज ही खरीदना चाहते हो पूरा? तो राजू ने कहा कि भाई ये टीवी कितने का है? तो मोनू ने कहा, दुकानदार ने कहा ये टीवी 1 लाख का है। ठीक है, तो राजू ने कहा कि मेरे पास तो अभी 1 लाख रुपए है नहीं, तो मैं तो किश्तों में खरीदना चाहता हूं।
मुझे किस्तें बता दो। तो मोनू ने कहा ठीक है, अगर तुम किस्तों में खरीदना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम 10,000 रुपये तो अभी डाउन पेमेंट दे दो आज ही। उसके बाद 1 साल बाद जब पहली किस्त दोगे तब तुम 39,000 दे देना। 2 साल बाद जब तुम दूसरी किस्त दोगे तो 36,000 दे देना। और 3 साल बाद जब तुम तीसरी किस्त दोगे तो 33,000 दे देना। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली हमने ये अपनी मनगढ़ंत फिगर बना ली। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक तरह से मोनू जो है वो हायर परचेज पर बेचने पर जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो क्या चार्ज कर रहा है? 1,18,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि राजू टेक्निकली 3 साल का कितना ब्याज दे रहा है? 18,000 ब्याज दे रहा है। और हमने क्योंकि एग्जांपल्स कर रखे हैं तो हमको इसीलिए आइडिया भी है कि 18,000 अगर मैं खाली ब्याज वाले पोर्शन की बात करूं तो पहले वर्ष का ब्याज है 9,000, दूसरे वर्ष का ब्याज है 6,000 और तीसरे वर्ष का ब्याज है 3,000। मैं 10% वाला रेट लेकर एज्यूम कर रहा हूं। तो मान लेते हैं ये कुछ हमारी फिगर्स बन गई, इस तरह की काम हो रही है। अब हमको सीखना है कि मुंशीगिरी हो रही है तो वो क्या, किस लॉजिक से हो रही है। ठीक है, तो अभी हम सारा फोकस राजू बन के करेंगे, यानी कि हम कौन है अभी थोड़ी देर के लिए? बायर है। ठीक है ना। तो हमने एक टीवी खरीदा है, ऐसा सोचना है आपको कि हमने एक टीवी खरीदा है। तो टीवी हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। और हमने किस आदमी से खरीदा है? मोनू से खरीदा है। ठीक है, तो अभी इसको हम फोकस लेके चलते हैं, बस आप देखते रहना। तो अब देखो, पहले हम लेफ्ट साइड को डिस्कस करते हैं, यानी कि कैश प्राइस मेथड पे ही फोकस करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ परचेज देखो, अब मैंने परचेज करा तो मैंने क्या खरीदा? टीवी, एसेट खरीदा। तो टीवी डेबिट हो गया। किससे खरीदा? मोनू से। तो एंट्री हो गई टीवी अकाउंट डेबिट टू मोनू, है ना। तो हम मानते हैं हमने एक तरह से मोनू से टीवी खरीद लिया। ये टीवी कितने रुपए का है? 1 लाख का। तो अभी तो हम टीवी को अपनी किताबों में कितने रुपए का शो करते हैं? 1 लाख का, क्योंकि टीवी की वैल्यू जो है वो 1 लाख ही है। एक्चुअल में देखा जाए तो एसेट की वैल्यू तो 1 लाख ही है। बाकी तो जो मैं 18,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो तो ब्याज के दे रहा हूं। तो मैंने अपने टीवी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया 1 लाख। फिर मैंने आज मोनू को डाउन पेमेंट करी, यानी मोनू को मैंने आज ही पैसे दिए। तो मेरी एंट्री हो गई मोनू अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैंने मोनू को आज ही कितने रुपए दे दिए? 10,000 रुपए दे दिए। मैं टीवी लेके घर आ गया। अब उसके बाद मेरे 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, मतलब पूरा 1 साल जब खत्म होगा, यानी कि जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा, जब पहली किस्त का टाइम आएगा, तो मेरे पर पूरा 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा मुझे। तो अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है। तो इसीलिए मैं अपने इंटरेस्ट को 9,000 रुपए को क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं। तो मेरी एंट्री में हो रहा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए पहले साल का। और ये इंटरेस्ट मुझे किसे पे करना है? मोनू को। तो टू मोनू। तो इस एंट्री का मतलब ये हो गया कि मुझे मोनू को 9,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट मेरा खर्चा है तो डेबिट हो गया, और मोनू के प्रति मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई, तो इसीलिए मोनू को क्रेडिट कर दिया। तो टेक्निकली मोनू को मुझे अब 9,000 रुपए और देने पड़ेंगे। फिर मैं पहली किस्त पे कर देता हूं। तो पहली किस्त हमारी कितने रुपए की थी? 39,000 की। तो हमने मोनू को 39,000 रुपए पे कर दिए। तो एंट्री हो गई मोनू डेबिट टू बैंक। तो हमने मोनू को 39,000 रुपए पे कर दिए। तो पहला साल हमारा टेक्निकली मोनू के रिलेशन में खत्म हो गया। अब साल के एंड में हम अपने एसेट को डेप्रीशिएट करते ही करते हैं। तो मान लेते हैं जो हम टीवी खरीद के लाए थे उस पर 15% का डेप्रीसिएशन है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो हमारे टीवी की वैल्यू थी 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब अब हमारा डेप्रीसिएशन 15,000 रुपए हो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री तो आपने क्लास 11th में ही सीख रखी है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू टीवी। तो टीवी की वैल्यू कम हो गई और डेप्रीसिएशन हमारा एक तरह से क्या हो गया? एक्सपेंस। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं आपके, उन्हें आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो। तो पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू खर्चा। एक तो डेप्रीसिएशन था और एक 9,000 का इंटरेस्ट था। तो 24,000 रुपए आपने अपने पीएनएल में क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। तो पहले 6 एंट्री बिल्कुल सिंपल हो गई।
सातवीं एंट्री अभी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सातवीं एंट्री का हमने फिलहाल एग्जाम्पल में कुछ डाल नहीं रखा कि गुड्स रीपोजेस हो गए। तो गुड्स रीपोजेस की कहानी बस ये होती थी कि मान लो आपने 4-5 टीवी खरीदे होते फॉर एग्जाम्पल, और आपने फिर किस्त नहीं दी होती मान लो, तो हो सकता है मोनू आपके पास आता और अपना टीवी क्या करता, उठा के ले जाता। तो इस तरह की कहानी जब सवाल में आएगी तब हम इस पर और चर्चा कर लेंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर आप इसको देखो एंट्री को ध्यान से, तो हम इसमें एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा एसेट हमें छोड़कर चला गया, कम हो गया, हमें छोड़ गया, तो एसेट हमारा चला गया, तो इसीलिए एसेट क्रेडिट हो गया। और मोनू के प्रति मेरी लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि मैं अगर मोनू को पैसे देता तो मैं एंट्री करता मोनू डेबिट टू कैश, लेकिन मैं मोनू को पैसे नहीं दे रहा, मैं मोनू को कह रहा हूं तुम एसेट ले जाओ, तो मेरी एंट्री हो गई मोनू अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो इस एंट्री का मतलब यह है कि मोनू के प्रति मेरी लायबिलिटी कम और मेरा एसेट मुझे छोड़ के चला गया। पहले क्लियर हो गया। अब जो दूसरा मेथड होता है उस पे फोकस करना। दूसरा मेथड होता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वाला मेथड या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। वो ये कहता है कि हम एक काम करेंगे कि जो टोटल इंटरेस्ट है हम उसको पहले कुछ समय के लिए हाइपोथेटिकली ओपन कर लेते हैं उस अकाउंट को। तो इसमें आप देखो, जब हमने एसेट खरीदा तो हमारी एंट्री हो रही है एसेट अकाउंट डेबिट, तो एसेट तो 1 लाख का ही है, और साथ ही साथ हमें जो पता है कि हमें कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट पे करना है 18,000, उसको अभी फिलहाल हमने एक नकली अकाउंट में, टेम्परेरी अकाउंट में ऐसी डेबिट करके छोड़ दिया। इस नकली और टेम्परेरी अकाउंट का नाम है हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो टू मोनू कितने रुपए, 1,18,000। इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि मेरी लायबिलिटी मोनू के प्रति मैंने शुरू में कितनी मान ली, 1,18,000। शुरू में मैंने 1,18,000 मान ली। तो अब आप कंपेयर करते रहना यहां से साथ साथ। कैश प्राइस मेथड में हम इंटरेस्ट के कंपोनेंट को शुरू में कंसीडर नहीं करते, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हम इंटरेस्ट के पूरे कंपोनेंट को शुरू में कंसीडर कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी मोनू के प्रति 1,18,000 की है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमने मोनू को 10,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, तो उसकी एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोनू डेबिट टू बैंक, कि हमने मोनू को 10,000 रुपए दे दिए। उसके बाद जब अब किस्त देने का समय आएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट का दिन आएगा, 1 साल कंप्लीट हो गया, तो अब इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, मोनू को। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, तो मैं अपने पहले साल का खर्चा यानी 9,000 रुपए डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब आप फर्क देखना, कैश प्राइस मेथड में हम मोनू को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम अब मान रहे हैं कि मोनू के प्रति मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन इस इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में तो हमने मोनू को शुरू में टॉप में पहली फुल लायबिलिटी पहले ही क्रिएट कर रखी है 1,18,000 की। तो इसीलिए अब तो मुझे मोनू को दोबारा से यहां लायबिलिटी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए यहां पे टू मोनू तो आया नहीं। अब हमने जो नकली और टेम्परेरी एक एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट पहले से ही डेबिट कर लिया था, तो हम मान रहे हैं कि आज उसमें से 9,000 रुपए के इंटरेस्ट का खत्म होने का समय आ गया। तो अब ये एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो है ये 9,000 रुपए से कम हो जाएगा, यानी वो जो डेबिट हुआ था टेम्परेरी अकाउंट कुछ समय के लिए, उसमें से 9,000 क्रेडिट हो गए, यानी कि अब उस अकाउंट में सिर्फ 9,000 ही बैलेंस बचा हुआ होगा। तो क्लियर हो गया, बस। उसके बाद सब कुछ सेम है। आपने पेमेंट कर दी, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो मोनू डेबिट टू बैंक। आपके एसेट पर डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन टू टीवी। उसके बाद ईयर एंड पे खर्चे ट्रांसफर हो गए, तो पीएनएल टू खर्चा। मोनू अगर गुड्स ले जाएगा तो मोनू अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो मतलब देखो बस कितना फर्क आया, बेसिकली बहुत ही माइन्यूट सा फर्क आया कि शुरू में ही हम मोनू के प्रति पूरी लायबिलिटी शो कर देते हैं, बस ये फर्क आया। और बाद में इंटरेस्ट ड्यू करने के टाइम पर फिर हम लायबिलिटी मोनू की क्रिएट नहीं करके दिखाते, क्योंकि वो हमने ऊपर ऑलरेडी कर ली। अब जब सेकेंड ईयर का समय आएगा, तो सेकेंड ईयर में आप जब ये एंट्री दोबारा से पास करोगे, तो आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट डेबिट टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस 6,000। और थर्ड ईयर में जब आप दोबारा से ये एंट्री पास करोगे, तो इंटरेस्ट डेबिट 3,000 टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस 3,000। तो टेक्निकली ये जो आपने शुरू में एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा था, ये 3 वर्षों में
9,000, 6,000 और 3,000 क्रेडिट होकर ऑटोमेटिकली 3 साल बाद खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बस इस अकाउंटिंग में ये एक फर्क होता है। तो मेथड क्लियर हो गए दोनों? चलो बहुत बढ़िया, तो सिंपल हो गई कहानी। तो ये तो हमने किसकी किताबें सीख ली? हायर परचेजर की, जिसने खरीदा है। अब हम करेंगे इसके नीचे, आप चाहे फ्रेश पेज पे कर सकते हो, हाँ, इन द बुक्स ऑफ दूसरा व्यक्ति, बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अब जिसने बेचा है, जो दुकानदार है, वो क्या मुंशीगिरी करेगा? बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो इसमें भी आप पेज को वही 2 कर लो, 2 तरीके हो सकते हैं। तो पहले लेफ्ट कॉलम में या लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं कैश प्राइस मेथड, और दूसरे में लिख लेते हैं राइट साइड वाले में इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो अब जो दुकानदार है या जो वेंडर है जिसने अपना टीवी बेचा है, वो क्या एंट्री करेगा, वो भी एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर समझा दूंगा। तो पहले हम कैश प्राइस मेथड वाली लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स अकाउंट। तो इसमें तो लिखना है कैश प्राइस। सेकंड, फॉर डाउन पेमेंट, फॉर डाउन पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। उसके बाद नंबर 3, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो 1 साल बाद किश्त वाले दिन हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद नंबर 4, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। उसके बाद नंबर 5, एट ईयर एंड, पहली एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और दूसरी एंट्री HP सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद नंबर 6, फॉर गुड्स रीपोजेस्ड, फॉर गुड्स रीपोजेस्ड, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। ब्रैकेट में लिख लेना एग्रीड वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गई 6 कॉन्सेप्चुअल एंट्रियां
कैश प्राइस मेथड के हिसाब से। फिर इसके बाद आ जाओ राइट साइड पर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड पे। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में नंबर 1, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स अकाउंट, इसमें लिखना है कैश प्राइस, और टू HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इसमें लिखना है इंटरेस्ट। उसके बाद सेकंड, फॉर डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट मिलने की तो एंट्री सेम। उसके बाद नंबर 3, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के समय HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पहले साल का इंटरेस्ट। और उसके बाद तो बस सेम, नंबर 5 सेम, नंबर 6 भी सेम, तो बाकी सब कुछ सेम। तो ये हो गया फुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो इसके नीचे आप लाइन लगा दो। तो ये है वेंडर की किताबें। अगर वेंडर जो सेल कर रहा है वो क्या करेगा, दोनों तरीकों से। तो एक बार इसके बारे में भी जल्दी से बता देता हूं आपको। वैसे तो बहुत ज़्यादा आप समझ ही गए होंगे, 80%। तो पहले कैश प्राइस मेथड की अगर मैं बात करूं, और इस बार इंटरेस्ट सस्पेंस की भी बात कंपैरेटिवली कर लेता हूं क्योंकि हमने समझ लिया था। तो अब ये बेच रहा है टीवी, तो ये एंट्री क्या करेगा, जब हम सेल करते हैं तो बचपन में हमने सीखी थी ना सेल की एंट्री, राजू डेबिट टू सेल। तो इसने तो सेल कर दिया ₹1,00,000 का टीवी, तो ये एंट्री करेगा राजू डेबिट टू सेल। तो बस इस सेल को थोड़ा सा नाम दे दिया HP सेल, ताकि ये पता लगता रहे ये सेल जो है ये हायर परचेज वाली सेल है, तो नाम हो गया HP सेल। तो सेल की एंट्री आ गई राजू डेबिट टू HP सेल। अब बस उस तरफ देखोगे अगर आप, तो उस मेथड में हम शुरू में ही कह देते हैं कि हमें तो राजू से 1,18,000 लेने हैं। तो यानी राजू डेबिट 1,18,000, हम शुरू में ही मान लेते हैं कि भाई राजू से हमें 1,18,000 लेने, किस बात के, 1,00,000 तो सेल के, और शुरू में ही कह देते हैं कि पूरे 18,000 रुपए हम ब्याज के ले रहे हैं। तो हम एक नकली और टेम्परेरी HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट थोड़े टाइम के लिए क्रेडिट करके खोल लेते हैं। बस समझ आ गया डिफरेंस। उसके बाद हमको राजू से 10,000 रुपए मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजू, ये तो सीधी सीधी सेम एंट्री हो गई। फिर उसके बाद जब पहली किस्त का दिन आएगा तो हमें अब राजू से इंटरेस्ट लेना है 9,000। तो मेरे लिए ये इंटरेस्ट एक इनकम है, तो मैं इसीलिए इस इनकम को क्रेडिट कर रहा हूं। और क्योंकि ये मुझे राजू से लेना है तो यहां पर मैं इसीलिए राजू को डेबिट कर रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे राजू से 9,000 रुपए और लेने हैं अब। लेकिन उस मेथड में, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में, हम राजू को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि राजू को हमने ऑलरेडी फुल अमाउंट से पहले ही डेबिट कर लिया था, पहले ही मान लिया था। तो हम यहां पर बस क्या करेंगे, वही HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर दिया था ऊपर, उसमें से 9,000 रुपए अब HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आई होप समझ गए आप। सेकेंड ईयर में 6,000, थर्ड ईयर में 3,000 करके 3 सालों में ये पूरा HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारी एंट्री सेम चल रही हैं। तो हमें राजू से जब इंस्टॉलमेंट मिल गई तो बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू राजू। फिर उसके बाद ईयर के एंड पे हम अपनी इनकम को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, PNL में। तो 9,000 का इंटरेस्ट PNL में चला गया, और जो हमने सेल करी 1,00,000 रुपए की वो ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई, क्योंकि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाती है।
उसके बाद अगर हम गुड्स रीपोजेस करके ले आए तो फिर हम एक नया खाता खोलते हैं गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट के नाम से, यानी एक नई चीज़ हमारे पास आ गई, टीवी हमारे पास आ गया और टू राजू, राजू से टीवी आ गया, तो राजू का डेबिट बैलेंस जो है उतने रुपए से कम हो गया, क्योंकि हमने राजू से कैश लेना होता अगर तो हम एंट्री कर रहे होते कैश डेबिट टू राजू, लेकिन हमने राजू का टीवी ही छीन के ले आए तो एंट्री हो गई टीवी छीना डेबिट टू राजू। तो ये गुड्स रीपोजेस जो होते हैं एक नया अकाउंट होता है, बाकी हम इसके बारे में भी बाद में सीख लेंगे। तो पहले जर्नल एंट्री का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो अब हम इसका सवाल करते हैं। तो अब आप किताब में मेरे साथ आ जाओ। तो पढ़ लेते हैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या कह रहा है। ऑन जनवरी 1, 2001 HP मेसर्स एक्वायर्ड ए पिकअप वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम FM मेसर्स। तो शॉर्ट में ही कर देते हैं। तो HP जो है इसने एक्वायर करा, तो इसने खरीदा है, तो ये हो गया एक तरह से HP परचेजर। और इसने एक वैन खरीदी है, पिकअप वैन मतलब गाड़ी खरीदी होगी, ऑन हायर परचेज फ्रॉम FM मेसर्स। तो ये इससे FM मेसर्स से खरीदी है, तो इसका मतलब FM मेसर्स कौन हो गया? हायर वेंडर, जिसने बेची होगी गाड़ी। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलोज, ठीक है। ए, द कैश प्राइस ऑफ द वैन वॉज 1 लाख रुपए। तो ये आपको पता चल गई कि गाड़ी की कैश प्राइस कितनी है, 1 लाख। बी, 40,000 वर टू बी पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका मतलब क्या है? डाउन पेमेंट, कि आप गाड़ी खरीदोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो उसी दिन 40,000 आपको देना पड़ेगा। फिर कह रहा है सी में बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच गया? 60,000, क्योंकि 1 लाख की गाड़ी है, 40 डाउन हो गया। तो कह रहा है 60,000 वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब हमारी 60,000 की 3 टुकड़ियां कर दी होंगी उसने, 20, 20, 20 और प्लस इंटरेस्ट। वो अगली लाइन में दिया है कि इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 6% पर एनम। तो एक बार हम ब्याज भी लिख लेते हैं साथ ही साथ। तो पहली किश्त में ब्याज होगा 60,000 का 6%, तो 3600। दूसरी किश्त में ब्याज होगा 40,000 का 6%, तो मतलब 2400। और तीसरी किश्त में ब्याज होगा 20,000 का 6%, 1200। तो अगर मैं कुल ब्याज की बात कर लूं तो कुल ब्याज मेरा होगा 36, 24 और 1200, यानी 7200, 7200। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा HP प्राइस जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन 1,07,200 हो गया। मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के लिए लिख रहा हूं बस। तो इसका मतलब मेरा हायर परचेज प्राइस होगा 1,07,200। ठीक है, तो क्लियर बिल्कुल। और हमारी किश्तें क्या क्या रुपए की होंगी? पहली किश्त होगी 23,600 की, दूसरी किश्त होगी 22,400 की और तीसरी किश्त होगी 21,200 की। ओके ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर। फिर ई में लिख रहा है डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम इज टू बी रिटर्न ऑफ यूजिंग SLM। तो आपके थोड़े से मजे आ गए, क्योंकि SLM थोड़ा सा डायरेक्ट होता है। तो हम अपने वैन पर 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं हर साल का। तो हमारी वैन की वैल्यू क्या है? कैश प्राइस 1 लाख। तो हम इसका मतलब उसको हर साल 10,000 डेप्रीशिएट करेंगे। तो ये 10,000 डेप्रीसिएशन पता चल गया। तो ए में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द रेलिवेंट अकाउंट्स। तो अभी रेलिवेंट अकाउंट्स आप छोड़ देंगे, पहले जर्नल एंट्रीज पर ही फोकस करेंगे हम। इन द बुक्स ऑफ HP मेसर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2001 टू 31 दिसंबर 2003। मतलब आपको पूरे 3 साल की जर्नल एंट्री करनी है। किसकी बुक्स में? HP की बुक्स में। तो HP कौन था? हमारा परचेजर। तो बस आपको खाली परचेजर की किताबें खींचनी है 3 साल की, और शो द रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट, ये भी अभी आप छोड़ देंगे फिलहाल परचेजर की बुक्स में। तो 31 दिसंबर को कह रहा है कि बैलेंस शीट भी प्रेजेंट करो, तो ये भी अभी आप छोड़ देंगे। तो इसको हम कौन से मेथड से करेंगे? परचेजर की कैश प्राइस मेथड से।
तो अब आप बेसिकली आप ही करोगे, मैं तो नहीं करूँगा, तो मैं आपको दूंगा 10 मिनट। तो आपको सिर्फ परचेजर की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है 3 साल की, ओनली दैट्स इट, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री आपने कर ली, एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एचपी, तो इसका मतलब हेडिंग आ गई कि हम पहले बायर की बुक्स की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले 1 जनवरी को हमने एसेट खरीदा था, तो एंट्री हो गई वैन अकाउंट डेबिट टू एफएम, मतलब कि एचपी वेंडर। तो इसमें हम क्या लिखते थे, कैश प्राइस। तो 1 लाख रुपए का हमने एसेट खरीद लिया, मतलब वैन खरीद ली। फिर हमने पहली ही तारीख को डाउन पेमेंट भी करी होगी, तो 1 जैन को ही हमने डाउन पेमेंट पे कर दी 40,000 की। तो एफएम डेबिट टू बैंक 40,000 डाउन पेमेंट। ओके। फिर उसके बाद लिखा था हमने कि जब इंस्टॉलमेंट का दिन आता है, तो 1 साल बाद यानी 31 दिसंबर 2001 को जब इंस्टॉलमेंट का दिन आया, तो अब हमें पहले साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3600 हमारा एक्सपेंस हो गया, टू एफएम 3600। फिर हम उसको पहली किस्त पे कर देंगे एफएम को, तो एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक 23,600 पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई। फिर हम अपने एसेट को डेप्रीशिएट करेंगे ईयर एंड पर, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैन अकाउंट 10,000 रुपये, यही थी हमारी वैल्यू। और फिर लास्ट छठी एंट्री ईयर एंड पर दोनों खर्चे, डेप्रीसिएशन का भी और इंटरेस्ट का भी, हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गई सब कुछ है कीजिए। फिर अब अगले साल आपको डाउन पेमेंट तो देना नहीं, एसेट तो खरीदना नहीं, तो पहली 2 एंट्री हुई नहीं। फिर सीधा 31 दिसंबर 2002 को दूसरे साल का इंटरेस्ट अब आपको देना पड़ेगा 2400 टू एफएम। फिर उसके बाद आप दूसरी किस्त पे कर दोगे एफएम को, तो एफएम डेबिट टू बैंक 22,400। फिर उसके बाद आपके दूसरे साल के एंड पर भी वैन का डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैन 10,000। और ईयर के एंड पे आपने डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दोनों खर्चों को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में, तो पीएनएल डेबिट टू डेप्रीसिएशन टू इंटरेस्ट। और सेम यही 4 एंट्री थर्ड ईयर में भी हो जाएंगी। बस इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई 1200, इंस्टॉलमेंट पे करने की वैल्यू हो गई 21,200, बाकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू तो सेम ही थी 10,000, और पीएनएल में हमने ट्रांसफर कर दिया 11,200। तो पहले जर्नल एंट्री बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब उसने वैसे कहा था कि मुझे लेजर भी बना के दिखाना है इसकी बुक्स में, रेलिवेंट लेजर और बैलेंस शीट। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूं, सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको करेंगे आप एज होमवर्क अपने आप। तो मैं डिस्कशन बस आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो हम जो एक लेजर बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम अपना एक एसेट अकाउंट। हमने क्या खरीदा था, वैन। तो हमने सबसे पहले 1 जनवरी को एंट्री क्या कर रखी है, वैन अकाउंट डेबिट टू एफएम। तो उसकी पोस्टिंग ये आ गई, वैन अकाउंट डेबिट टू एफएम, कितने रुपए की, 1 लाख। फिर आपने ईयर के एंड पर एंट्री कर रखी थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैन, तो उसकी पोस्टिंग ये आ गई, बाय डेप्रीसिएशन 10,000। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर वैन का क्या बैलेंस बच गया, 90,000। तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर वैन कितने रुपए की नजर आएगी, 90,000 की नजर आएगी। सेकेंड ईयर में 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी 90,000। उसके बाद आपने सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लिया, बाय डेप्रीसिएशन 10,000। तो सेकेंड ईयर एंड पर कितनी बैलेंस वैल्यू बच गई, 80,000। तो सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस शीट में क्या एसेट की वैल्यू नजर आएगी, 80,000। फिर थर्ड ईयर का टू बैलेंस बीडी 80,000। थर्ड ईयर का बाय डेप्रीसिएशन आपने रिकॉर्ड कर लिया 10,000। तो थर्ड ईयर के एंड में एसेट की क्या वैल्यू बच गई, 70,000। तो थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस शीट में आपके एसेट की वैल्यू क्या नजर आएगी, 70,000। तो एसेट अकाउंट तो क्लियर। फिर हम दूसरा बनाते हैं वेंडर अकाउंट, यानी कि एफएम अकाउंट। तो अब आपने पहली एंट्री क्या कर रखी थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू एफएम, है ना, फर्स्ट एंट्री। तो 1 जनवरी को उसकी पोस्टिंग आ गई, बाय एसेट अकाउंट 1 लाख। ये क्लियर हो गया, क्योंकि आपकी एंट्री क्या थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर आ गई, बाय एसेट अकाउंट। फिर आपने 31 दिसंबर को एंट्री कर रखी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम, तो उसकी पोस्टिंग आ गई, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3600। ये भी क्लियर।
फिर आपने उसी के नीचे 31 दिसंबर को एंट्री कर रखी थी एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक अच्छा डाउन पेमेंट भी थी 1 जनवरी को। तो पहले डाउन पेमेंट की आपने एंट्री कर रखी थी एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, और 31 दिसंबर को आपने एंट्री कर रखी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक 23,600। तो ये दोनों पोस्टिंग्स क्लियर हो गई। बस फिर आप जब टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस बच गया एफएम के प्रति 40,000। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में एफएम कितने रुपए का नजर आएगा? 40,000 का। यानी कि आपकी लायबिलिटी अभी भी एफएम के प्रति 40,000 की बच रही है। तो फिर सेकेंड ईयर की शुरुआत हो गई, बाय बैलेंस बीडी 40,000। फिर आपने सेकेंड ईयर के एंड में एंट्री करी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम 2400, तो उसकी पोस्टिंग आ गई बाय इंटरेस्ट 2400। फिर आपने अगली एंट्री करी थी 31 दिसंबर को सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने की एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,400, तो ये उसकी पोस्टिंग आ गई। फिर टोटल करेंगे तो आपका सेकेंड ईयर के एंड में क्या बैलेंस बच गया? 20,000। तो सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी सिर्फ नजर आएगी बची हुई? 20,000। तो अभी भी आपकी एफएम के प्रति लायबिलिटी 20,000 की बची हुई है। फिर थर्ड ईयर बाय बैलेंस बीडी 20,000 से शुरू हुआ। फिर आपने एंट्री करी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम थर्ड ईयर के इंटरेस्ट की, तो ये आ गई बाय इंटरेस्ट, उसकी पोस्टिंग। और फिर आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी थी, उसकी एंट्री थी एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,200। तो अब इसका मतलब 3 साल का अंत होते ही एफएम के प्रति आपकी लायबिलिटी कितनी बच गई? 0, मतलब खत्म, क्योंकि आपने सारी किस्तें उसको पे कर दी। तो थर्ड ईयर के एंड में टेक्निकली आपकी बैलेंस शीट से लायबिलिटी खत्म हो गई। क्लियर हो गए दोनों लेजर? फिर एक लेजर है डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये इन्होंने बना रखा है लेकिन ये वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो डेप्रीसिएशन की तो आपने एक ही एंट्री पहले रिकॉर्ड करी थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो ये एंट्री की पोस्टिंग आ गई टू एसेट अकाउंट। और दूसरी एंट्री आपने रिकॉर्ड करी थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, तो उसकी पोस्टिंग आ गई बाय पीएनएल अकाउंट। तो तीनों साल आपकी सेम ही वैल्यू थी, तो सेम ही एंट्री की पोस्टिंग आ गई। और इसी तरह इंटरेस्ट का खाता भी फॉर्मेलिटी है। इंटरेस्ट की भी आपने 2 एंट्री कर रखी थी। पहली एंट्री थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम, तो उसकी पोस्टिंग तो ये आ गई 2FM 3600। और दूसरी एंट्री आपने करी थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाय पीएनएल। दूसरे साल भी एंट्री सेम थी, सिर्फ वैल्यू थी 2400। तीसरे साल भी एंट्री सेम थी, वैल्यू थी सिर्फ 1200। तो इंटरेस्ट का अकाउंट भी क्लियर हो गया। अब उसने कहा था कि मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी दिखाओ 3 वर्षों का। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आप देख ही सकते हो, मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा था। पहले साल के एंड में एसेट कितना दिखा रहे थे हम? 90,000, और एफएम के प्रति हमारी लायबिलिटी 40। दूसरे साल के एंड में हमारी एसेट कितनी दिखा रहे थे हम? 80,000, और एफएम के प्रति हमारी लायबिलिटी 20,000। और तीसरे साल के एंड में एसेट कितना दिखा रहे थे हम? 70,000, और एफएम के प्रति लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई थी। तो समझ आ गया पूरा एनालिसिस? अब अगर सेम ही क्वेश्चन आपको वो कह दे कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से करो, तो हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हमने सेम चीज सारी की सारी कॉन्सेप्चुअली समझ ली थी। तो इलस्ट्रेशन 7 जो है ये आप होमवर्क में नोट कर लो। इसमें बेसिकली यही है कि कंटिन्यूइंग विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 6, कह रहा है वही सेम इंफॉर्मेशन ले लो इलस्ट्रेशन 6 वाली, और एज्यूम कर लो कि इस बार हायर परचेजर ने कौन सा मेथड अपनाया है? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड अपनाया है। तो आप पहले तो, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट को पक्का करना है अपने लिए, तो आप पहले तो जर्नल ही करना। आप पहले होमवर्क में क्या करना? जर्नल ही करना, चाहे उसने मांगा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी करना। और फिर उस जर्नल को देख देख कर आप कौन कौन से लेजर बना सकते हो? एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एफएम अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों सालों की। तो ये आप होमवर्क में करना, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम ही रहेगा। चलो, तो अब हम जो अगला सवाल करेंगे उस पर आप स्टार लगाना। अगला सवाल है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो ये एक ऐसा पहला सवाल है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का। तो अब तक तो सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल बातें ही बातें कर रहे थे। तो पहला सवाल आप समझ लो कि ये हमसे पूछ सकता है एग्जाम में 10 नंबर के आसपास का। तो इसके बारे में हम पूरी एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड परचेज्ड 3 स्कूटर्स फ्रॉम सुपर मोटर्स
कॉस्टिंग 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो क्योंकि सब कुछ अच्छे से समझना है तो मैं डायग्राम भी साथ साथ बना रहा हूं सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसमें जो व्यक्ति है वो है एक्स और इसने 3 स्कूटर्स खरीदे हैं, 1 2 3, वो एक ही बात है स्कूटर, 75,000 ईच के। तो 75, 75 और 75, यानी कि अगर मैं वैसे जोड़ लूं तो 2,25,000 के 3 स्कूटर्स उसने खरीदे हैं, ऐसा लिखा है हायर परचेज सिस्टम पे। कॉस्टिंग 75,000 ईच का मतलब बेसिकली है कि ये कैश प्राइस ही है, ये एक तरह से क्या है, कैश प्राइस एक स्कूटर का है ना, तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, तो ये कैश प्राइस ही है। तो उसने 3 स्कूटर खरीद लिए हैं जो वैसे 75,000 ईच के हैं, ऑन हायर परचेज सिस्टम, खरीदे उसने हायर परचेज सिस्टम पे हैं। तो पेमेंट कैसे करिए, लिखा है पेमेंट वॉज मेड डैश 45,000 डाउन, तो 45,000 रुपये तो उसने डाउन दिए हैं। तो इसका मतलब कि 45,000 रुपये तो आज ही उसको देने पड़े। उसने, दुकानदार ने कहा कि ये तो मुझे आज ही दे दो। तो 2,25,000 में से अगर 45 डाउन दे दिए तो बैलेंस कितना बचा होगा, 180 है ना। 2,25,000 में से 45 दे दिया होगा तो बैलेंस कितना बच गया, 180 बच गया होगा। तो वो लिखा है द रिमाइंडर, मतलब कि जो बैलेंस है, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 9%। आओ तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दुकानदार ने कहा कि जो बैलेंस बच गया है वो तुम मुझे कितनी किश्तों में दे देना, 3 बराबर किश्तों में दे देना। तो 3 किश्तें बन जाएंगी 60, 60 और 60, राइट। टुगेदर विद इंटरेस्ट कितना, 9% पर एनम। तो जब हम पहली किश्त में 9% निकालेंगे तो पूरा 1,80,000 पर, तो वो मुझे बता दो कितना, 10,800, 16,200, ओके सॉरी 16,200। दूसरी किश्त में आप 1,20,000 का ही निकालोगे खाली, 10,800। और तीसरी किश्त में आप 60,000 का ही निकालोगे, 5,400। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर चल रही है कहानी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो तीनों स्कूटरों का है, तो कोई नहीं, तीनों का ही लिखते रहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फिर वो कह रहा है एक्स लिमिटेड, मतलब कि हम राइट ऑफ करते हैं डेप्रीसिएशन एट 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। तो अब हम जो डेप्रीसिएशन करते हैं अपनी किताबों में हम 20% करते हैं WDV मेथड के हिसाब से। तो एक बार वो भी हम कर लेते हैं। तो एक स्कूटर का कर लेते हैं तो 3 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक स्कूटर मान लो हम पकड़ लेते हैं 75,000 का है, तो पहले साल इसमें 20% गिरावट कर दो तो 15,000 शायद डेप्रीसिएशन आएगा। तो इसका मतलब 1 साल बाद एक स्कूटर की बुक वैल्यू बचेगी 60,000। अब 60,000 का 20% गिरावट कर दो 12,000। तो 2 साल बाद अब उसका मतलब एक स्कूटर की बुक वैल्यू बचेगी 48,000। और फिर तीसरे साल का भी डेप्रीसिएशन कर दो तो 48,000 का 20% आ गया 9,600। तो 3 साल बाद एक स्कूटर की बुक वैल्यू बचेगी 38,400। बस 3 ही साल का सवाल है तो आगे नहीं जाते। तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर चल रही है दिमाग में। तो हम अपने एक स्कूटर को इस हिसाब से डेप्रीशिएट करते हैं, तो दूसरे तीसरे को भी ऐसे ही करेंगे, सेम वैल्यूज आ जाएंगी वो। तो फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। तो हमने पहली किश्त तो पे कर दी, तो पहली किश्त के नीचे तो मैं बड़ा सा मतलब ग्रीन टिक लगा देता हूं, पे कर दी, लेकिन हमने दूसरी किश्त पे नहीं करी। तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये होती है हायर परचेज के सवालों के अंदर कि जैसे ही कोई किश्त पे ना करे तो बस हमारा पूरा सवाल वहीं पे रुक जाता है। मतलब हम अब मेरा सवाल जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। तीसरी किश्त की सारी बातें जो हैं वो मेरे लिए क्या हो गई, टेक्निकली इररेलेवेंट हो गई, क्योंकि जैसी किश्त पे नहीं हुई, जो भी दूसरी किश्त पे नहीं हुई, तो उसके बाद सब कुछ सवाल की आगे की बातें बेकार हो जाती है, उससे कोई रेलिवेंट नहीं। क्योंकि
किस्त ना पे करते ही मेरी हायर परचेज की अकाउंटिंग क्लोज हो जाती है। तो दूसरी किस्त हमने पे नहीं करी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब सेलर को ऑब्वियसली गुस्सा तो आया होगा, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहे सुपर मोटर, तो सुपर मोटर कौन था, वही वेंडर। तो सुपर मोटर एग्री टू लीव वन स्कूटर विद द परचेजर। सुपर मोटर कह रहा है मैं एक स्कूटर अब तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, कॉमा एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर टू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और कह रहा है मैं दो स्कूटर्स की वैल्यू को एडजस्ट कर लूंगा तुम्हारे बकाया राशि के अगेंस्ट। यानी कि एक तरह से वो दो स्कूटर्स को आप ऐसा भी समझ सकते हो, वो क्या कर रहा है, उठा के लेके जा रहा है। वो कह रहा है ये मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो टू स्कूटर्स का मतलब हो गया एक तरह से गुड्स रीपोजेस्ड। तो क्लियर हो गई कहानी। तो उसने क्या करा, उसने कहा मैं एक स्कूटर तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। तो ये ड्राइंग बना देता हूं मैं। तो यानी कि जब दूसरी किस्त पे नहीं हुई तो अब सुपर मोटर वाला आया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे दो स्कूटर जो हैं ये मैं क्या करके लेके जा रहा हूं, उठा के लेके जा रहा हूं। दो स्कूटर लेके जा रहा है, एक छोड़ रहा है, कह रहा है एक तुम अपने पास ही रख लो। क्लियर। अब वो जो दो स्कूटर उठा के लेके जा रहा है वो कितने की एग्रीड वैल्यू, मतलब वो कितने का मानेगा, अब देखते हैं भाई, क्योंकि सेलर की अपनी बात होती है ना भाई। मैं बोल रहा हूं कि मेरी बुक्स में तो ये पेन 100 रुपए का है, लेकिन आप जब इसको उठा के लेके जाओगे तो आप मेरी बुक्स के हिसाब से थोड़ी ना वैल्यू मानोगे, आप तो अपने हिसाब से मानोगे। तो अब आप क्या हिसाब लगा रहे हो वो आगे पढ़ो। लिखा है द स्कूटर्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रीसिएशन एनुअली ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। यानी कि दुकानदार कह रहा है मैं तो ये मानूंगा कि एक स्कूटर 30% के हिसाब से डेप्रीशिएट हुआ है। समझ आ गया फर्क आपको। भाई मैं बायर हूं मान लो, तो मैं अपनी बुक्स में 20% डेप्रीसिएशन दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप मेरे गुड्स को उठाने आए हो तो क्या आप भी मेरे हिसाब से वैल्यू मानोगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप तो ये कहते हो कि तुमने स्कूटर में कुछ ज्यादा गड़बड़ करी होगी, तो मैं तो 30% डेप्रीसिएशन मानूंगा। तो अब मैं एक बार वापस से स्कूटर का डेप्रीसिएशन निकालता हूं सेलर बन के। तो मैं लाल रंग से निकाल देता हूं, एक स्कूटर का निकाल लेता हूं नीचे वाले का। तो इस बार 75,000 का 30% निकालो, 22,500। तो कितनी बुक वैल्यू बच गई होगी? 52,500। फिर उसके बाद 52,500 का भी 30% निकालो, 15,750। तो अब कितनी बुक वैल्यू बच गई होगी? 36,750। तो इसका मतलब एक स्कूटर की बुक वैल्यू सेलर के हिसाब से इतनी बच गई होगी। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, फिर आप मुझे बताना। मेरी बुक्स में, मतलब बायर की बुक्स में, एक स्कूटर की वैल्यू 48,000 होगी। मेरी बुक्स में यानी बायर की बुक्स में एक स्कूटर की वैल्यू 48,000 होगी, जबकि उसी स्कूटर की वैल्यू सेलर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कह रहा है कि मैं तो उस स्कूटर की वैल्यू 36,750 मानूंगा। राइट, क्लियर होगी कहानी? ठीक है। तो जो सेलर अपनी वैल्यू मान रहा होता है हम उसको कहते हैं एग्रीड वैल्यू, कि भाई सेलर अपने हिसाब से क्या वैल्यू ले रहा है एक स्कूटर की? 36,750। तो इसको हम एग्रीड वैल्यू कह देते हैं। तो पूरा डायग्राम क्लियर हो गया, पिक्चराइजेशन। फिर वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ऑल्सो एक्स लिमिटेड सेटल्ड द सेलर्स ड्यूज। तो फिर हमने एक्स लिमिटेड ने, मतलब हमने सेलर के ड्यूज भी सारे सेटल कर दिए, मतलब जो भी होगा पैसे वैसे दे दिए होंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो वो मैं कराऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। एंड स्कूटर अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट, ये भी मैं बनवाऊंगा। और सुपर मोटर अकाउंट यानी कि वेंडर अकाउंट, ये भी मैं बनवाऊंगा। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, देखो क्या लिखा है, फॉर फर्स्ट 2 ईयर। तो तीसरे साल का वो आपसे कभी बनवाएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही गुड्स रीपोजेस्ड हो जाते हैं हमारी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। तो हमको बस बेसिकली अब अपनी बुक्स में, मतलब बायर की बुक्स में हम जर्नल भी करेंगे और एसेट अकाउंट भी बनाएंगे और वेंडर अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है ना? तो पहले बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो आप तो हेडिंग डाल दो जर्नल। तो हम जर्नल से शुरू कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स यानी कि हायर परचेजर। तो एक्स की बुक्स में
जर्नल कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ डेट डूट दे रखी थी क्या? कुछ डेट शेट नहीं है ना, बस छोड़ो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम एसेट खरीद के लाते हैं। हमने क्या खरीदी थी? स्कूटर। ठीक है, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम है सुपर मोटर्स। अच्छा, अब कई बार आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि सर हम कौन से मेथड से करते हैं अकाउंटिंग, है ना? तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कैश प्राइस मेथड ही हम फॉलो करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के बारे में तो क्वेश्चन को स्पेसिफिक बोलना पड़ता है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम हमेशा कैश प्राइस मेथड को ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 स्कूटर खरीद के लिए आए। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर। क्या था इनका कैश प्राइस? 2,25,000। तो सबसे पहले स्कूटर हमने खरीद लिया, नंबर 2। फिर आपने 45,000 की क्या दे दी थी सुपर मोटर्स को? डाउन पेमेंट। तो सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 45,000 की हमने दे दी डाउन पेमेंट, राइट? फिर उसके बाद डाउन पेमेंट भी दे दी। फिर उसके बाद मुझे लगता है अब 1 साल बाद हमारा किश्त वाला दिन आएगा, यानी ब्याज हम पर लगेगा पहले साल का। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 16,200। तो ये मेरा खर्चा हो गया, और ये मुझे किसे पे करना है? टू सुपर मोटर्स को, 16,200। तो बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चल रही है, सेम ऑर्डर में एंट्री है ना। फिर हम पहली किश्त तो हमने पे कर दी थी, लिखा था हमने पहली इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए एंट्री बन गई सुपर मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहली किश्त कितने की थी अगर मैं वैसे देखूं? 60,000 प्लस 16,200 का ब्याज, 76,200। तो पहली किश्त मैंने जमा कर दी 76,200 की। फिर ईयर के एंड पर हम अपने स्कूटर को क्या करेंगे? डेप्रीशिएट करेंगे स्कूटर्स को। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। अब हमने एक स्कूटर का निकाला था अपनी वर्किंग में, एक स्कूटर का हमने निकाला था 15,000, है ना? तो 3 स्कूटर का हो गया 45,000। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको याद रहे, 15,000 इंटू 3। तो तीनों स्कूटरों की मैंने वैल्यू कम कर ली। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट 45,000, ये लग गया डेप्रीसिएशन। और फिर उसके बाद ईयर के एंड पे मैं अपने ये सारे खर्चे, 2 ही खर्चे हैं, एक तो है डेप्रीसिएशन 45,000 का, और एक था मेरा ब्याज 16,200 का। तो यानी मेरा 61,200 रुपये का कुल खर्चा पीएनएल में डेबिट हो गया। तो पहली साल की अकाउंटिंग खत्म हो गई। तो आई होप ये तो सबको क्लियर होगी इजीली, है ना? क्योंकि यहां तक तो सब कुछ सेम ही है, नॉर्मल है। अब दूसरा वर्ष शुरू करते हैं। तो दूसरे वर्ष में क्या होगा? ऐसे हेडिंग डाल देता हूं, ईयर 2। अब खरीदा तो कुछ है नहीं, डाउन पेमेंट कुछ है नहीं, तो सीधा किश्त वाला दिन आ गया। तो सबसे पहले तो मेरा ब्याज ड्यू हो जाएगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10,800। तो ये मेरा खर्चा आ गया टू सुपर मोटर्स। तो मुझे सुपर मोटर्स को 10,800 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद नंबर 8, ईयर के एंड पर मैं अपने स्कूटर की वैल्यू क्या कर लूँगा? कम कर लूँगा, डेप्रीशिएट करूँगा। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट।
तो अब दूसरे साल का भी हमने डेप्रिसिएशन निकाला था अपनी कैलकुलेशन में, देख लेता हूं एक बार। दूसरे साल का हमने निकाला था अपनी कैलकुलेशन में 12,000, तो तीनों स्कूटर का हो गया होगा 12,000 इंटू 3, 36,000। तो ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन। क्लियर, बिल्कुल सही। अब उसके बाद मेरे को वैसे तो पेमेंट करनी थी, मतलब मेरे को वैसे तो एंट्री करनी थी सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। वैसे तो मुझे ये एंट्री करनी थी, अभी आप मत लिखना, सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। वैसे तो ये एंट्री करनी थी, लेकिन हमने तो ये नहीं करी क्योंकि हमने पैसे तो दिए नहीं। तो अभी मैं टू बैंक हटा देता हूं, ठीक है, टू बैंक हटा देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब सुपर मोटर वाले को मुझे देना तो है, लेकिन मेरे पास, मैंने तो पैसे तो दिए ही नहीं, तो मैं टू बैंक तो लिख नहीं सकता। यहां तक क्लियर हो गई कहानी। तो सुपर मोटर वाले को मुझे क्या देना होता है, आप इसके ब्रैकेट में लिख लो एग्रीड वैल्यू, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सितारा लगा देता हूं। तो सुपर मोटर वाला मेरे से एग्रीड वैल्यू जो भी वो निकालेगा वो मुझे उसको देनी पड़ेगी। मैं उसको कहूंगा कि भाई ठीक है भाई, जो भी तुम मांग रहे हो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं सुपर मोटर वाला हमसे क्या मांग रहा है, ये एक बार देखते हैं। एग्रीड वैल्यू पे चले कैलकुलेशन पे, तो ऊपर चलते हैं कि सुपर मोटर वाला हमसे क्या मांग रहा है। एग्रीड वैल्यू निकालते हैं, पर निकालते क्या, निकाल ही रखिए। हमने एक स्कूटर की एग्रीड वैल्यू क्या निकाल रखी है, 36,750, और वो कितने स्कूटर उठा के ले गया, 2। तो एग्रीड वैल्यू की कैलकुलेशन बन गई 36,750 इंटू 2। क्लियर हो गया पॉइंट, क्योंकि वो 2 स्कूटर लेके जा रहा है, तो टेक्निकली वो कह रहा है कि भाई मेरे को तो कितने रुपए दे दो, निकालना जरा, 73,500। तो सुपर मोटर वाला कह रहा है भाई मेरे को तो 73,500 रुपए चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अभी लिखना मत आप, तो अगर मैं उसको पैसे दे रहा होता तो मैं लिख देता टू बैंक, लेकिन मैं पैसे तो दे नहीं रहा। तो मैंने लिखवाया था ना कॉन्सेप्ट में कि हम तो क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो ठीक है तुम स्कूटर ले जाओ, तो हमारा एसेट हमें छोड़ के चला गया, तो टू हम क्या लिखेंगे, स्कूटर अकाउंट। तो हमारा एसेट हमें छोड़कर चला गया, तो हमारे 2 स्कूटर चले गए, 2 स्कूटर्स। तो अब 2 स्कूटर्स की हमको वैल्यू देखनी है। अच्छा, अब यहां पर हम 73,500 नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरी बुक्स में तो स्कूटर की कुछ और वैल्यू चल रही है। तो मेरे अगर 2 स्कूटर मुझे छोड़ के गए हैं, तो मेरी बुक्स में तो कोई और वैल्यू क्रेडिट होनी चाहिए। तो मैं अपनी बुक्स में आता हूं, मेरी बुक्स में हमने कैलकुलेशन करी रखी थी, ऊपर चलता हूं। हमारी बुक्स में आप देखो सेकेंड ईयर के एंड में एक स्कूटर कितने का है, 48,000 का है ना। तो मेरे 2 स्कूटर छोड़ के चले गए, तो मेरी बुक्स के हिसाब से तो बिल्कुल सही 96,000 रुपए के स्कूटर्स मुझे छोड़ के चले गए मेरी बुक्स के हिसाब से। तो अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझना। मान लो मेरी बुक्स में ये पेन 100 रुपए का है और ये मैं बेच रहा हूं, तो मेरी बुक में मैं अपने इस पेन को तो 100 रुपए से क्रेडिट करूंगा क्योंकि ये 100 का है मेरी बुक्स में। अब आपने मान लो इसको 80 में खरीदा, तो आपको अगर मैं ये 100 का पेन 80 में बेच रहा हूं तो मैं इसको क्रेडिट तो 100 का करूंगा। जो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है उसके लिए क्या करूंगा, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। सेम लॉजिक यहां चल रहा है। मेरे 2 स्कूटर मेरी बुक्स में तो 96,000 के हैं, लेकिन वेंडर उसकी वैल्यू खाली 73,500 लगा रहा है, तो इसका मतलब एक तरह से मेरा नुकसान हो रहा है। तो हमारा जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को हम कहां डेबिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो आपका डेबिट साइड पर एक तरह से समझ लो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर नुकसान बच गया। तो हमारे स्कूटर 96,000 के हैं जो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वेंडर उसकी वैल्यू 73,500 लगा रहा था, तो हमारा कितना नुकसान हो गया, 22,500।
तो ये हमारा नुकसान आ गया बस। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद लास्ट एंट्री हम कर सकते हैं, हम अपने डेप्रीसिएशन के और इंटरेस्ट के खर्चे को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, P&L अकाउंट में। तो टू डेप्रीसिएशन, कितना खर्चा लिखा था हमने ऊपर, 36,000, और टू इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट पे नहीं करा, पेमेंट की एंट्री नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट हमारा ड्यू तो हो ही गया, खर्चा तो हो ही गया, बुक करना पड़ेगा ना। मैंने पे नहीं करा लेकिन वेंडर के प्रति अपनी लायबिलिटी क्रिएट तो करी, और फिर बाद में उस वेंडर को देखो मैं सेटल भी कर रहा हूं, 9th एंट्री। हाँ बस पैसे नहीं दे रहा, स्कूटर दे रहा हूं। तो एक तरह से वो जो स्कूटर मेरे जा रहे हैं तो वो वेंडर की लायबिलिटी खत्म करते हुए जा रहे हैं। तो अब वेंडर की लायबिलिटी में मेरा प्रिंसिपल भी था और इंटरेस्ट भी था। तो टेक्निकली मेरा इंटरेस्ट खर्चा जो था, हम तो उस एंट्री को, उस खर्चे को क्लोज कर रहे हैं 10,800। तो डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दोनों खर्चा कितना हो गया मिला के, 46,800। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो सिर्फ एक 9th एंट्री का ट्विस्ट है, जिसमें सिर्फ हमने बैंक नहीं करा क्रेडिट, बैंक की जगह स्कूटर को क्रेडिट करा, बस बाकी सब कुछ सेम है। और उसने कहा कि 2 ही साल की करनी है, तो हमारे दोनों साल कंप्लीट। हाँ अब बताता हूँ। तो उसने ये भी कहा था कि सेटल कर रहा है अकाउंट्स, तो ये जो 9th एंट्री होती है इसमें ऑटोमेटिकली सेटल हो गया टेक्निकली। तो जब हम अभी लेजर बनाएंगे तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो ऑटोमेटिकली सेटल भी हो जाएगा जब हम लेजर बनाएंगे। चलो, तो पहले आपको बेसिक एंट्री समझ आ गई, उसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी भी फ्लो को लेकर, ये क्लियर हो गया। चलो, तो अब हम क्या बनाते हैं। अब उसने क्या कहा था कि मेरे को क्या बना के दिखाओ, एक तो एसेट मतलब कि स्कूटर अकाउंट। तो स्कूटर अकाउंट बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, अपनी जर्नल एंट्रियां पढ़ते रहेंगे और स्कूटर अकाउंट बन जाएगा, वेरी सिंपल। डेट का कॉलम कोई है नहीं क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं था, तो आप बना लो ढांचा स्कूटर अकाउंट। तो अब सबसे पहली एंट्री आपने क्या कर रखी थी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर। बस एंट्री की पोस्टिंग करनी है आपको, वैसे और कुछ भी नहीं करना। 2,25,000। फिर उसके बाद आपने एक एंट्री करी थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, कितने रुपए, 45,000। तो पहले साल के एंड में आपका बैलेंस बच गया स्कूटर का 180। तो सेकेंड ईयर की शुरुआत हो गई टू बैलेंस BD 180। फिर दूसरे साल आपने क्या क्या एंट्री कर रखी हैं, पहली तो यही करी थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर 36,000। अब अपनी 9th एंट्री बस एक बार पढ़ लो। 9th एंट्री सुपर मोटर अकाउंट डेबिट 73,500, P&L डेबिट 22,500 टू स्कूटर। तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सुपर मोटर अकाउंट 73,500 बाय P&L अकाउंट 22,500। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। बस खाता टोटल करके बाय बैलेंस CD निकाल लो, तो एक स्कूटर की वैल्यू बच जाएगी। तो बाय बैलेंस CD क्या बच रहा है बैलेंस, 48,000। तो एक स्कूटर की वैल्यू बच रही है, देख लो। और वैसे भी एक स्कूटर की वैल्यू आपके सेकेंड ईयर पर 48 बचनी थी, तो टेक्निकली 2 स्कूटर चले गए, एक बच गया। तो ये बाय बैलेंस CD एक स्कूटर की वैल्यू दर्शा रहा है। ठीक है, तो स्कूटर अकाउंट क्लियर बिल्कुल। तो सिर्फ हमने जर्नल की पोस्टिंग कर दी। अब जब मैं आपको सुपर मोटर अकाउंट अब बनवाऊंगा,
तो आपको वो लास्ट लाइन जो सेटल करने वाली है वो समझ आ जाएगी, और उसकी एंट्री फिर हम बाद में करते हैं। सुपर मोटर अकाउंट यानी कि वेंडर अकाउंट, तो अब इसका खाता बनाते हैं। ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है, या आप लिख सकते हो अपने ऊपर बादल में, मतलब फ्यूचर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये अकाउंट जो प्रिपेयर हो रहा है ये इट इज़ जस्ट लाइक अ लायबिलिटी अकाउंट। ये हमारे लिए लायबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें सुपर मोटर वाले को पैसे देने पड़ रहे हैं, हमने उससे उधार में खरीदा है, तो सुपर मोटर इज आवर लायबिलिटी। चलो, तो अब इसमें एंट्री पहली बताओ। सबसे पहली क्या एंट्री करी थी आपने? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर, तो बाय स्कूटर 2,25,000। फिर सेकेंड एंट्री क्या करी थी आपने? डाउन पेमेंट की, तो वो थी सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 45,000 रुपये डाउन। फिर थर्ड एंट्री आपने करी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 16,200। फिर उसके बाद आपने चौथी एंट्री करी थी सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी थी 76,200 की, है ना। तो आप जर्नल एंट्री से देख सकते हो सारी पोस्टिंग हो रही है। तो टोटल आ गया 241,200। 241,200 में से ये दोनों माइनस कर दो, तो आपका बैलेंस सीडी बच जाएगा 1,20,000। तो इसका मतलब पहले साल के एंड में अभी भी लायबिलिटी 1,20 बची हुई है सुपर मोटर के प्रति हमारी, मतलब हमें सुपर मोटर को अभी भी 1,20 देना है। फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, बाय बैलेंस बीडी 1,20,000। फिर सेकेंड ईयर में हमने क्या एंट्री कर रखी है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर, तो उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,800। फिर उसके बाद हमने एंट्री क्या कर रखी है, वो वाली पढ़ो, 9th एंट्री। सुपर मोटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 73,500, है ना। तो सुपर मोटर अकाउंट डेबिट 73,500, तो हम सुपर मोटर अकाउंट डेबिट में 73,500 लिख देंगे। किसकी वजह से? टू स्कूटर अकाउंट। ठीक है, यहां तक हो गया बिल्कुल क्लियर? ठीक है, तो बस अब देखो, अब मेरा लास्ट पॉइंट का रोल आने वाला है। यहां तक बिल्कुल अच्छे से ओके है, कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है? तो अब इसको अगर हम लॉजिकली बिल्कुल सोचे, हमें हमारी 1,20,000 की लायबिलिटी थी सुपर मोटर के प्रति, फिर 10,800 का इंटरेस्ट और हो गया 1 साल के अंत तक, तो मतलब मेरी लायबिलिटी सुपर मोटर्स के प्रति 1,30,800 की बन गई कुल। लेकिन वो 2 स्कूटर तो ले गया, वो 2 स्कूटर तो ले गया जिनकी वैल्यू वो 73,500 लगा के लेके गया। तो अभी भी इसका मतलब कुछ लायबिलिटी मेरे ऊपर बची हुई है, मुझे उसको पे करने पड़ेंगे। वो क्या बैलेंस बच रहा है? 57,300। तो पहले तो ये बैलेंस के नाम से लिख लेता हूं, 57,300। तो ये मैं टू बैलेंस सीडी भी छोड़ सकता था अगर क्वेश्चन वो लास्ट लाइन ना कहता। हाँ, तो क्वेश्चन ने अब यहां पे सवाल में बोल दिया था कि ये हमने क्या करा है? सेटल करा है। तो सेटल का मतलब है कि मैंने फिर उसको बचे हुए पैसे पे कर दिए। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, या लिखूंगा बेसिकली टू बैंक अकाउंट। तो ये बस मेरी एक लास्ट एंट्री बन जाएगी जो मैंने यहां से ढूंढ कर फाइंड आउट कर ली। तो मैं सेटल कर रहा हूं, तो मैं बादल के नीचे लिख देता हूं कि क्योंकि हम उसके खाते को सेटल कर रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था, तो इसीलिए मैंने टू बैंक अकाउंट लिखा। अगर हम सेटल ना कर रहे होते तो मैं खाली टू बैलेंस सीडी छोड़ देता।
तो ये एंट्री बस आपको यहां से पता लग जाएगी। अब तो वो जो 9th एंट्री मैंने कहा था कि उसी से सेटलमेंट पता लग जाता है, तो मैं वापस ऊपर चला जाता हूं। तो 57,300 जो है वो बेसिकली अब आप उसको सेटल करके दे दोगे तो आप एक, अब उसके बाद अगर जगह है तो ठीक, नहीं है तो मैं तो यहां अलग से लिख देता हूं। तो बेसिकली मैं सुपर मोटर को 57,300 बैंक से पे कर दूंगा। तो ये एंट्री हम लेजर बनाने के बाद इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने इतने रुपए उसको पे करके उसके खाते को हमेशा हमेशा के लिए सेटल कर दिया या क्लोज हो गया। तो पूरा क्वेश्चन बेसिकली क्लोज ही हो गया। तो ये आपका एग्जाम का 10 नंबरी क्वेश्चन है। तो कैसा लगा? 10 नंबर इजी है टेक्निकली। तो अगर आपने जर्नल कर लिया तो जर्नल को देख के लेजर तो हो ही जाएगा, है ना। तो बीकॉम में खाली जो आता है ना, बीकॉम के अंदर आते हैं खाली लेजर, तो वहां पे बच्चे को ना शुरू में थोड़ा रटना पड़ता है, उसको फिर ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जर्नल आप कर लोगे तो पोस्टिंग से इजीली हो जाएगा। चलो ठीक है ना। तो इनका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको यही सब मिल जाएगी बातें। तो खैर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलो ये रहा, देखो है ना, बस ये चेक करवा देता हूं। तो इनका भी 2 बैंक 57,300 आ गया। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, इलस्ट्रेशन 9। इस पर भी आप स्टार लगा लेना। ये पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ए फर्म एक्वायर 2 ट्रैक्टर्स अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम HP कंपनी, डिटेल्स ऑफ विच वर एज फॉलोज। तो हमने 2 ट्रैक्टर्स खरीदे। ट्रैक्टर A खरीदा है 1 अप्रैल को और ट्रैक्टर B खरीदा है 1 अक्टूबर को 2001, और इनके कैश प्राइस दे रखे हैं 14,000 और 19,000। ठीक है, तो मैं इधर बनाता चलता हूं। चलो, तो बेसिकली हमने 2 ट्रैक्टर खरीदे हैं। पहला ट्रैक्टर खरीदा है 1 अप्रैल को, ट्रैक्टर A 14,000 का, और एक ट्रैक्टर खरीदा है मैंने 1 अक्टूबर को, ट्रैक्टर B 19,000 का। तो 2 ट्रैक्टर मैंने खरीदे, ये कैश प्राइस है। फिर वो कह रहा है बोथ एग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 600 रुपये ईच फॉर ट्रैक्टर ए एंड 800 रुपये ईच फॉर ट्रैक्टर बी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो हमने खरीदे हैं ट्रैक्टर, इसमें हमारा सौदा ये तय हुआ कि हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स देंगे हर महीने की, मतलब हर महीने किस्त पे करेंगे। तो कितनी 24 महीनों तक पे करेंगे। ट्रैक्टर ए के लिए 600 रुपये पर मंथ 24 महीनों तक, और ट्रैक्टर बी के लिए कितना था, 800 रुपये पर मंथ 24 महीने तक, है ना। मतलब 2 साल तक का हो गया बेसिकली, हर महीने हम किस्तें पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहा है कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। ठीक है, तो मतलब 1 महीना कंप्लीट होने पर आखिरी में किस्त देंगे हम। ऑल द इंस्टॉलमेंट्स बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट्स। ठीक है, तो कह रहे हैं हमने सारी किस्तें जो हैं ड्यू डेट्स पर पे कर दी। ऑन 30 जून 2002 को ट्रैक्टर बी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो 30 जून 2002 भी कहीं बना लेता हूं आगे। तो 30 जून 2002 यहां पर कहीं बना लेता हूं। तो 30 जून 2002 को कह रहा है कि ट्रैक्टर बी में आग लग गई, तो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, और फिर वो कह रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10th जुलाई इंश्योरेंस कंपनी पेड 15,000 रुपए अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो इसके बदले में, इस ट्रैक्टर के बदले में एक तरह से हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 15,000 रुपए का। तो ये भी मैं लिख लेता हूं कि हमारा ट्रैक्टर भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया 15,000 रुपए का। ठीक है, 1 जुलाई को, मतलब 7 जुलाई को, तो 10 जुलाई को, मतलब कुछ दिनों बाद। कह रहा है एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनीज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। कह रहा इसमें अगर आपका कोई बैलेंस बच जाता है कंपनी के अकाउंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको आप राइट ऑफ कर दोगे। तो ये मैं आपको अभी जब लास्ट में पहुंचूंगा सवाल करवाते करवाते तो खुद ही बता दूंगा कि क्या मतलब है, हालांकि आप भी समझ जाओगे तब तक। फिर वो कह रहे हैं द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली टू 30 दिसंबर।
तो ये देखो उसने यहाँ पर कहा कि हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं जो डायग्राम बना रहा था उसको थोड़ा सा मेरे को ऐसे लेके चलना पड़ेगा कि ये कैलेंडर ईयर है। तो टेक्निकली 1 जनवरी 2001 से शुरू हुआ होगा मेरी अकाउंटिंग का साल और 31 दिसंबर 2001 को ख़त्म हुआ होगा, और इसी तरह दूसरा फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2002 को ख़त्म हुआ होगा। तो मेरे फाइनेंशियल ईयर जो हैं वो ऐसे चल रहे हैं, 1 और 2। क्लियर? फिर उसके बाद वो क्या कह रहा था, एंड प्रोवाइडेड डेप्रीसिएशन ऑन ट्रैक्टर्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम। तो हम ट्रैक्टर्स को डेप्रीशिएट करते हैं 20% पर एनम के हिसाब से SLM मेथड से। तो ये सिंपल ही हो गया। तो पहला ट्रैक्टर कितने का था, 14 का, तो 20% मतलब हो गया 2800, और दूसरा ट्रैक्टर था 1900 का, तो 1900 का 19,000 का, सॉरी 19,000 का 20% हो गया 3800। तो ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी पर हम ये डेप्रीसिएशन बेसिकली सालाना लगाते रहेंगे। ठीक है। फिर वो कह रहा है अपोर्शनड एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस इन द फॉलोइंग अकाउंट्स कैरिंग डाउन द बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 2001 एंड 31 दिसंबर 2002। तो कह रहा है खाते बना के दिखाओ मुझे। कौन कौन से खाते बना के दिखाने? एक तो ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, तो ये तो टेक्निकली हो गया आपका एसेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो यानी कि इस बार हमें डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं चार्ज करना, अलग से लिखना है। तो ये क्लास 11th में आप छोड़ देते थे तो तब आपको सिखाया जाता था कि मत छोड़ो, तो आप सुनते नहीं थे। CA फाउंडेशन में भी डेप्रीसिएशन में आपको जैसे तैसे रगड़म पट्टी करके सिखाया था तो भी आप नहीं सुनते थे। तो अब CA इंटर में भी इसने आपका दामन पकड़ रखा है। और उससे भी एक कदम आगे डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट, तो इसका मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी साथ में आपको बनाना है। तो टेक्निकली ये वो चीज है जिसे आप क्लास 11 में पूरी तरह से इग्नोर करते थे, ये सोच के कि ये बेकार है तो ये हमें करना है। तो खैर कर लेंगे, फोकस एसेट अकाउंट पे रखते हैं, बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी। तो अब देखो, इसका मतलब ये कि हायर परचेज चैप्टर के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है कई बार ऐसा आ जाता है जिसमें हायर परचेज वाला काम कम हो रहा है, इसमें कोई इंटरेस्ट का, वेंडर का कोई रोल नहीं है, कोई गुड्स रिपोजेस नहीं है, पूरा डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट बेसिकली है ना। तो इसीलिए हमको ये डिस्कस करना था। चलो, तो पर पहले क्वेश्चन समझ आ गया? चलो ठीक है, तो हम तीनों अकाउंट बना लेते हैं, मैं आपको सिखाता रहूँगा साथ साथ। तो डायग्राम तो हमने बना ही रखा है। चलो, तो हम खाते बनाते हैं पहले। तो अब ढांचे बना लो। पहला तो ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज अकाउंट, हाँ तो एक तरह से ये एसेट अकाउंट है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तीनों बना लेना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद दूसरा हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो इसमें भी आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट तीनों ही बना लेना। और तीसरा हम बनाते हैं ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट। ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट, ये आप थोड़ा सा छोटा बना सकते हो क्योंकि इसमें हमेशा 4 ही पोस्टिंग्स होती हैं। डेबिट क्रेडिट, चलो जी।
चलो तो शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल ऊपर से ही शुरू करते हैं, डायग्राम भी दिखाते रहते हैं। तो अब हमारा जनवरी 2001 से एक नया साल शुरू हुआ, ऐसा मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुए, आगे बढ़ना शुरू हुए, आगे बढ़ना शुरू हुए। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमने ट्रैक्टर ए खरीदा। तो एसेट खरीदने की क्या एंट्री अब तक हम सीखते आए हैं, क्या थी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो एसेट अकाउंट में हम तारीख लिख लेते हैं 1 अप्रैल और 2 HP वेंडर अकाउंट। तो ये हमने ट्रैक्टर एक खरीद लिया, कैश प्राइस 14,000 है ना। इसमें कैश प्राइस लिखते थे एंट्री में, है ना। एसेट अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर कैश प्राइस। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो 1 अक्टूबर को हमने एक और ट्रैक्टर खरीद लिया, ट्रैक्टर बी। तो हम फिर से एंट्री यही करेंगे, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर अकाउंट। तारीख बन गई 1 अक्टूबर। तो ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर अकाउंट, ट्रैक्टर बी खरीद लिया 19,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम पे चलते हैं। फिर हम और आगे बढ़े तो अब हमारा 31 दिसंबर को पहला साल एंड हो गया। तो ईयर के एंड पर अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रीसिएशन। एसेट में बात करें तो एसेट का डेप्रीसिएशन, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। तो ये तो आपको याद ही होगा ना इतना कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हम एसेट में चार्ज नहीं करते डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब ट्रैक्टर ए का और ट्रैक्टर बी का आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। 20% उसने कहा था, लेकिन वो अप्रैल में खरीदा था। तो ट्रैक्टर ए पर डेप्रीसिएशन आप सिर्फ कितने महीने का निकालोगे? 9 महीने का। और ट्रैक्टर बी 1 अक्टूबर को खरीदा था, ठीक है। तो ट्रैक्टर ए का आ रहा है 2100 और ट्रैक्टर बी 1 अक्टूबर को खरीदा था। तो ट्रैक्टर बी पर सिर्फ 3 महीने का 950। तो इसका मतलब बाय डेप्रीसिएशन आ गया 3050। समझ आ गया? क्लियर? अच्छा, अब जो है वो देखो विडंबना कि वैसे हम कॉन्सेप्चुअली सोचे तो पहले हम एंट्री करते थे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर हम करते थे डाउन पेमेंट की वेंडर टू बैंक, फिर करते थे इंटरेस्ट की इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर, फिर इंस्टॉलमेंट पे करने की वेंडर डेबिट टू बैंक। अब ये तीनों एंट्रियों का एसेट अकाउंट से तो कोई लेना देना नहीं है, उसमें कहीं एसेट अकाउंट तो आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए उसका कोई रोल नहीं है ना। आप अपनी जर्नल एंट्री को फॉलो करो हमेशा। तो पहले साल में 6 जर्नल एंट्री होती हैं, तो उनमें से एसेट अकाउंट से रिलेटेड सिर्फ 2 ही होती हैं, एक एसेट खरीदने की और एक डेप्रीसिएशन की। बीच की इंटरेस्ट की, डाउन पेमेंट की, इंस्टॉलमेंट की तो वेंडर वाली हैं, वो हम खाता ही नहीं बना रहे। अच्छा, तो पहला साल हमारा क्लोज हो गया। तो अब हम पहले एसेट साइड को क्लोज, एसेट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो एसेट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 31 दिसंबर 2001 को बच गया बाय बैलेंस CD 33,000। तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2002 को टू बैलेंस BD कितना आ गया? 33,000। तो एसेट अकाउंट तो पहला साल क्लोज हो गया। फिर प्रोविजन अकाउंट को भी फर्स्ट ईयर क्लोज कर देते हैं। तो प्रोविजन अकाउंट का पहले साल का क्लोज होने पर टोटल आ गया 3050। तो 31 दिसंबर 2001 का टू बैलेंस CD बच गया 3050। तो 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस BD 3050। तो यहां तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं कोई टेंशन परेशानी हुई ही नहीं होगी, है ना। यहां तक ओके। अब उसके बाद डायग्राम पे चलता हूं। अब हम फिर से आगे बढ़े, अब दूसरे साल में।
आगे बढ़े, दूसरे साल में आगे बढ़े, दूसरे साल में आगे बढ़े, 30 जून यानी कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हमारा ट्रैक्टर बी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय होने पर इंश्योरेंस क्लेम हमें कितना मिला, 15,000। तो इस कहानी को मैं थोड़ा रिफाइन कर रहा हूं ताकि इजीली समझ आ जाए। तो इसको आप ऐसा समझ लो मन की आंखों से, मतलब एक्चुअल कहानी नहीं है लेकिन ऐसे ही, कि ट्रैक्टर भी हमने बेच दिया, सेल कर दिया, और ये सेल हमने करा फॉर 15,000 रुपए। इसको ऐसे से रीड कर लो कि आपने अपना ट्रैक्टर बेच दिया और कितने रुपए मिले, 15,000 मिले। तो अब हमारा पूरा 11th वाला ही फील आने लगा। तो पहले हम ट्रैक्टर बी की बात करते हैं। तो 6 महीने का ट्रैक्टर बी का डेप्रीसिएशन बताना। 6 महीने का ट्रैक्टर बी का डेप्रीसिएशन 19,000 का 20% 6 महीने के लिए 1900, 19,000 का 20% 6 मंथ्स का 1900 है ना। तो अब 1900 माइनस करके ये बताओ कि ट्रैक्टर बी की आज बुक वैल्यू क्या बची हुई होगी। तो ट्रैक्टर बी आपने पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन भी माइनस कर दो। फर्स्ट ईयर का उसका डेप्रीसिएशन था 950 और इस साल का डेप्रीसिएशन है 6 महीने का 1900, 16,150, राइट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो 16,150 का ट्रैक्टर आप 15,000 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 1150 का, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इस अकाउंटिंग में जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली बातें मेंटेन करते थे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता था, मैं वो लिख रहा हूं कि ट्रैक्टर बी की एक तो हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए थी, वो तो हमें पता है 19,000 है। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए था कि ट्रैक्टर बी का हमने डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करवा रखा है। तो 950 आपने पहले साल करवाया था और 1900 आपने दूसरे साल करवाया था। तो अगर आप 950 और 1900 दोनों को जोड़ लोगे तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये ट्रैक्टर बी का एक तरह से कुल मिलाकर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। तो वो फिगर कितनी है, 2850। तो दूसरा मुझे इस फिगर की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ट्रैक्टर बी से संबंधित बिल्कुल क्लियर चल रही हैं फिगर्स। 19,000 कॉस्ट है, 2850 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है और 1150 उसको बेचने पर लॉस हुआ है। तो ये 3 फिगर पर ही मेरे को मेनली फोकस करना पड़ता है। क्लियर कैलकुलेशन। चलो तो हम पहले 30 जून को डील कर लेते हैं। तो अब 30 जून को हमने जैसे ही अपना एसेट बेचा, तो पहले एसेट अकाउंट में आओ। 30 जून, 30 जून, तो जितने रुपए का हम एसेट, मतलब जो हम अपना एसेट बेच रहे हैं, हम उसकी कॉस्ट को क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने ट्रैक्टर बी बेचा, तो ट्रैक्टर बी की कॉस्ट कितनी है, 19,000। तो हम ये कहते हैं कि हमारा ये ट्रैक्टर गया, हमें छोड़कर गया। तो इसको लिखने का मतलब ये है कि अब आपका अगर आप बाय बैलेंस सीडी निकालोगे तो कितना बचेगा, 14,000 बचेगा। तो टेक्निकली आपके पास अब सिर्फ कौन सा ट्रैक्टर बचा हुआ है, ट्रैक्टर ए, उसकी कॉस्ट कितनी है, 14। तो बेसिकली जो भी ट्रैक्टर हम बेच देते हैं उसकी कॉस्ट को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैसे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर आप भूल गए हो बाय चांस या आपको लगेगी और सीखना है तो आप 11th वाले कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मेरे देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, तो जो एसेट आप बेच देते हो उसकी कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब इस अकाउंट को एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है। इस स्पेशल अकाउंट का नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट। तो बेसिकली यहां हम लिखते हैं बाय ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट, बाय ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि आप एक जर्नल एंट्री कर रहे हो। जर्नल एंट्री में रीड कर रहा हूं क्या है, जर्नल एंट्री क्या रीड कर रहे हो,
ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू ट्रैक्टर अकाउंट, ये कर रहे हो। तो जैसे ही आपने यहां पर ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करा 19,000, वैसे ही आपका ये नया अकाउंट ओपन हो गया। तो नीचे आ जाओ ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट का। तो 30 जून 2002 को इसके अंदर क्रॉस पोस्टिंग आ गई टू ट्रैक्टर अकाउंट 19,000 रुपए। तो जब भी हम कोई अपना एसेट बेचा करते थे तो हम उस एसेट डिस्पोजल अकाउंट को ओपन कर लेते थे और उसके डेबिट साइड में उस बेचे हुए एसेट की कॉस्ट को लिख लेते थे। तो ये एक क्रॉस पोस्टिंग हो गई और एंट्री है ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू ट्रैक्टर अकाउंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब ये जो डिस्पोजल खाता होता है ये हमेशा टैली करता है, मतलब कि हमेशा मैच करता है। तो मैंने आपको बोला भी होगा शायद बनाते बनाते कि इसमें 4 ही पोस्टिंग्स आती हैं। तो पहले आप लिख लो टोटल। तो सबसे पहले तो इसमें हम लिखते हैं बाय, जो हम सेल करते हैं। वैसे तो अब आप मत लिखना बाय बैंक अकाउंट, इसमें तो हम लिखते हैं जो हम सेल करते हैं, सेल वैल्यू, है ना। बस यहां में आप सेल वर्ड यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक्चुअल में तो ट्रैक्टर डिस्ट्रॉय हुआ था और हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था। तो अब मैं अपने मेन सवाल की इंग्लिश लिख लेता हूं। तो बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो हमें कितना इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था? 15,000। ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं बाय P&L अकाउंट। ये भी अगर आपको याद होगा, इसमें हम लिखते हैं अपना लॉस 101150, राइट। और तीसरा हम लिखते थे कि जो एसेट हमने बेचा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, यानी कि उसको हम क्लोज कर देते थे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम से। तो वो भी हमने निकाल ली थी फिगर। कितनी निकाल रखी थी? 2850 है ना, 950 और 1900। तो ये खाता हमेशा मैच करता है क्योंकि टेक्निकली क्रेडिट साइड की तीनों फिगर कॉस्ट का ही बाइफर्केशन है। तो ये हमेशा आपका टैली कर जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड का आखिरी आइटम एक बार देखो, हम यहां पर लिख रहे हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री बेसिकली है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो होनी शुरू हो जाती है। तो 6 जून को 2002 टू ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट 2850, ये क्रॉस पोस्टिंग यहां पर आनी शुरू हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, है ना। तो बस जब आप ट्रैक्टर कोई बेचते हो तो ये कॉम्प्लिकेटेड पोस्टिंग्स हम करते हैं, बस खत्म। बाकी अब आगे तो सिंपल ही है। तो ट्रैक्टर बी की कहानी तो खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 31 दिसंबर 2002 को हमारा दूसरा साल खत्म हो गया। तो ट्रैक्टर अकाउंट तो हम वैसे ही क्लोज कर चुके। तो अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ 31 दिसंबर 2002 को बाय डेप्रिसिएशन, सिर्फ ट्रैक्टर ए का बाय डेप्रिसिएशन। तो ट्रैक्टर ए का और ट्रैक्टर बी का भी था क्या इस साल कुछ? हाँ, बी का हमने बेच तो दिया था 6 महीने बाद, लेकिन रिकॉर्ड हम ईयर एंड पर ही करते हैं साल के डेप्रिसिएशन को। तो इस साल हमने ट्रैक्टर बी का कितना डेप्रिसिएशन निकाला था? 1900। तो ट्रैक्टर बी का डेप्रिसिएशन इस साल का है करंट ईयर का 1900 और ट्रैक्टर ए का 2800। ये डेप्रिसिएशन फिगर्स जो होते हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाउ मच करंट ईयर डेप्रिसिएशन वी आर चार्जिंग। तो ट्रैक्टर ए पर तो पूरे साल का आ गया 2800
और ट्रैक्टर बी पर सिर्फ शुरू के 6 महीने का आ गया 1900। तो ये बाय डेप्रीसिएशन होता है कि हम करंट ईयर का क्या डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो दोनों को जोड़कर क्या आ गया 4700। तो टोटल कितना बन गया 7750 7750 और 2 बैलेंस CD। तो बैलेंस बच गया 4900। ठीक है, क्लियर। बस तो खत्म। ट्रैक्टर डिस्पोजल टैली पहले ही हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है मतलब 100% क्लास 11th का ही क्वेश्चन है इनफैक्ट, लेकिन पॉइंट ये है कि बस याद होना चाहिए था, तो मैंने इसीलिए करवा दिया सो दैट आपको कहानी क्लियर रहे। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन अगर आपको दिखा दूं बस, अल्टीमेटली टैली करेगा। तो एसेट अकाउंट तो हो ही गया था। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट आप देखोगे तो इनका भी बैलेंस CD सही आ रहा है 4900, है ना, यही अपना भी आ रहा था। और डिस्पोजल अकाउंट अगर आप देखोगे तो डिस्पोजल अकाउंट दोनों साइड टैली करता है। क्लियर हो गया, चलो परफेक्ट। तो समझ आया आज का जो पढ़ा। ठीक है, तो अब एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करना सो दैट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक तो इलस्ट्रेशन 10 ये आप ट्राई करना, मतलब होमवर्क में। इलस्ट्रेशन 7 तो मैं आपको दे ही चुका। इसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 1 इसको ट्राई करना एक बार होमवर्क में, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 इसको ट्राई करना बस। तो 4 आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए मेनली। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 10, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। और 6 का आधा तो वो तो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो वो हम कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस। ठीक है।